Good morning to all of you, all dear friends and dear students. मेरा नाम कुलदीप कुमार है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है के एस क्लासेस के सर। तो डियर फ्रेंड्स, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इस यूट्यूब चैनल को आप लोगों को क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी बताना है ताकि उनकी भी पढ़ाई में हेल्प हो सके, ठीक है। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज हम आप लोगों को, जैसे कि इस पीडीएफ में दिख रहा होगा पहले से, कि हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम देरी नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि डेली बात करते तो है ही हैं। तो अब हम देरी नहीं करेंगे, हम सीधे क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दो सब्जेक्ट से क्वेश्चन हैं। पहला है केमिस्ट्री से, दूसरा है बायोलॉजी से, और फिजिक्स से हम अगली वीडियो में आपके जो है फिजिक्स से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और गाइस सॉरी, क्योंकि हम कल एक वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। अगर कल किए होते तो आज से ही हम बायोलॉजी की क्लासेस उसे फिजिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट कर देते, बट जो है सॉरी, हम कल नहीं कर पाए। तो आज से हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस हम स्टार्ट करने की जा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को अपनी। पहला क्वेश्चन कह रहा है, धातु के गलनांक से आप क्या समझते हैं। धातु के गलनांक से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। आपको एक उदाहरण देना है और बताना है कि धातु के गलनांक, जो धातु का गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो क्या है, ठीक है। आपको ये डिफाइन करना है कि धातु का जो है गलनांक क्या है होता है। तो धातु का गलनांक क्या है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाना। किसी वस्तु का क्या है, कोई धातु है, उसका ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्या होता है, गलनांक होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो यही लिखा है इसमें। क्या लिखा है, नहीं, ये ग्रीन कलर देखिए, लिखा है वह ताप जिस पर कोई वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस धातु का गलनांक कहलाता है, ठीक है। क्या है, वह ताप जिस पर कोई भी धातु हो, चाहे वो Fe हो, चाहे वो जो है आयरन हो या पोटेशियम, कोई भी धातु हो, ये सारी क्या होंगी आपकी, इनका जो है एक निश्चित ताप होता है जहाँ पर क्या होती हैं, वस्तुएं ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या है लिखा है, यही चीज़ लिखा है इसमें। लिखा है वह ताप जिस पर कोई धातु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस धातु का गलनांक कहते हैं। और जिस ताप पर, मतलब जिस पॉइंट पर, जैसे वाटर है, वाटर क्या है, 100 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है, वो बॉइलिंग हो जाता है, ठीक है। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी प्रकार से तुमको धातु का बताना है कि धातु का ऐसा निश्चित तापमान होना चाहिए जिस पर वो क्या हो, अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए। तो उसे क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। फिर क्या होगा, उसका गलनांक होगा, ओके। कई बार बार मैसेज आ रहे हैं, इसलिए हम इसको लगाए दे रहे हैं फ्लाइंग मोड पर, ठीक है। अब चलिए, अब कोई टेंशन नहीं है और इसमें कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, ठीक है। फिर लिखा है, सामान्यतः धातुओं के गलनांक उच्च ताप पर ही वाष्पित होते हैं। मतलब क्या होते हैं, इनका जो गलनांक होता है उच्च होता है, ठीक है। ये बता रहा है कि इसका जो सामान्यतः जो वस्तुओं का गलनांक होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। जैसे आयरन की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिखा है आयरन, ठीक है। क्या लिखा है, आयरन Fe धातु का गलनांक क्या है, 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो Fe
Fe धातु का जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये क्या होता है, 1535 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये क्या होगा, 1535 डिग्री पर ये क्या करेगा, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगा इसका, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, और गाइस आप लोगों को हम बताते चलें कि ये जो PDF होगी, ये PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में हम सेंड करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अपलोड करने से पहले पहले हम आप इसमें जो है व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड हम दे देंगे, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। आप लोग उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाना, वहीं से आप लोगों को PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम आगे क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, धातु के किस भौतिक गुण के कारण, धातु के किस भौतिक गुण के कारण क्या होता है, धातु के किस भौतिक गुण के कारण उन्हें मंदिर या विद्यालयों में घंटी को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, धातु का ऐसी कौन सी उसकी क्वालिटी है धातु में, जो उसका जो मंदिर और विद्यालय में घंटी के रूप में किया जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो धातु का क्या होता है, एक उसकी होती है मेटेलिक साउंड होती है, एक उसकी मेटेलिक साउंड मतलब धात्विक ध्वनि होती है उसकी। ठीक है, जिसके कारण ही जो है हम उस धातु को जो है मंदिरों में और विद्यालय में घंटी के रूप में यूज़ करते हैं उसका। ठीक है, तो यही चीज़ में भी कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है धातु के धात्विक गुण, धातु के धात्विक ध्वनि मेटेलिक साउंड क्या होता है, मेटेलिक साउंड गुण के कारण इन्हें पीटने पर एक विशिष्ट प्रकार की क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। अतः इन्हें मंदिरों अथवा विद्यालय में घंटी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, इनमें एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या है, उसे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, धात्विक ध्वनि। ठीक है, धात्विक ध्वनि, और इंग्लिश में बोले तो मेटेलिक साउंड। ठीक है, एक विशिष्ट प्रकार की, एक मेटेलिक जो है, एक जो धातु है, धातु से एक विशिष्ट प्रकार की क्या होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी। मतलब एक स्पेशल क्वालिटी की जो होगी वो ध्वनि उत्पन्न होगी धातु से। इसी के कारण इसे हम क्या करते हैं, जो धातु होती हैं उसको मंदिरों में और विद्यालयों में क्या होता है, घंटी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः धातुएं भारी होती हैं। ठीक है, जो धातुएं होती हैं वो भारी होती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भारी से यहाँ क्या तात्पर्य है। ठीक है, आपको बताना है कि सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो भारी होती हैं, पता है आप लोगों को कि धातुएं जो होती हैं वो भारी होती हैं। ठीक है, अब बताना है कि भारी होती हैं तो आखिर क्यों होती हैं, इनका क्या कारण है, काहे इसमें क्या ऐसे गुण हैं जिनके कारण जो धातुएं क्या होती हैं, भारी होती हैं। ठीक है, भारी से यहाँ क्या तात्पर्य है आपको बताना है। तो सामान्यतः धातुएं क्या होती हैं, सामान्यतः धातुओं का क्या होता है, घनत्व जो होता है, धातुओं का डेंसिटी, धातुओं की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी डी होती है। ठीक है, तो धातुओं का क्या होता है, घनत्व क्या होता है, घनत्व मतलब डेंसिटी, वो क्या होती है, उच्च होती है, मतलब अधिक होती है। ठीक है, तो धातुओं की डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, अतः ये भारी होती हैं, और यही कारण है कि ये जो है धातुएं क्या होती हैं, धातुओं की डेंसिटी अधिक होने के कारण ये क्या होती हैं, ये भारी होती हैं। ठीक है, जैसे सोना AU, सोना का जो है प्रतीक क्या है,
केमिकल फार्मूला इसका क्या है, सोने को केमिकल फार्मूले में कैसे लिखते हैं, Au। ठीक है। धातुओं जैसे सोना, चांदी Ag होता है। ठीक है, चांदी Ag आदि के धात्विक क्रमशः 19.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये 19.3 ग्राम सेंटीमीटर ये क्यूब, ये किसमें आपको देखने को, ये जो है मॉडल पेरियोडिक टेबल जो होती है उसको आपको देखिएगा, उसमें ये चीज़ें मेंशन होती हैं। ठीक है, उनके प्रतीक होते हैं और परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार होता है। ठीक है, और ब्लॉक होता है कि मतलब ये किस आवर्त में है, इसका क्या ब्लॉक है। ठीक है, इन सब चीज़ों का उसमें मेंशन होता है। ठीक है, और किस फैमिली से ये बिलोंग करता है, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। ठीक है, हैलोजन से है या जो है अक्रिय गैस है या जो है धातु है, अधातु है, उपधा, ये सब चीज़ें जो है उसमें मेंशन होती हैं पहले से ही। ठीक है, इंक्लूड होती हैं। आप लोग वहाँ से मॉडल पेरियोडिक टेबल से आप लोग पढ़ लेना, और वहाँ से आप लोगों को पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि SPDF इसकी सहायता से आप लोगों को क्या होगा, आवर्त होगा, ब्लॉक होगा और वर्ग, इन सब चीज़ों को निकालना होगा। इसलिए आप लोग जो है इसको ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, मॉडल पेरियोडिक टेबल से आप लोग इनके प्रतीक और परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और इनका आवर्त, इनके जो है इन सब चीज़ों को आप लोग याद कर लेना, क्योंकि इसमें पेपर में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, Au सोना, चांदी Ag आदि के धात्विक आदि के घनत्व उच्च होते हैं क्रमशः। जो आपके सोने का है, सोने का घनत्व क्या होगा, सोने का घनत्व आपका क्या होता है 19.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और उसके बाद क्या होता है, चांदी का होता है घनत्व 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। अतः ये भारी होती हैं। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि भारी क्यों होती हैं, इनके घनत्व उच्च होने के कारण जो है ये धातुएं क्या होती हैं, भारी होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, धातु की वायु से क्रिया धातु की वायु से क्रिया का एक उदाहरण बताइए। ठीक है, अगर कोई धातु है, जैसे क्या है आपकी कोई धातु है, ठीक है, आपकी कोई धातु है, जैसे पोटेशियम धातु है। ठीक है, ये आपकी पोटेशियम धातु है। ठीक है, तो पोटेशियम धातु की वायु से जब क्रिया कराओगे, ठीक है, O2 से जब क्रिया कराओगे आप, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2K2O। ठीक है, ये बनाएगा पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये ऑक्सीजन से पोटेशियम धातु से और जो है वायु की उपस्थिति में ये जो है क्रिया करेगी, तो क्या बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड। जैसे Fe से जो आयरन से आप क्रिया कराएंगे, आयरन की वायु से क्रिया कराएंगे, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, तो ये क्या बनाएगा, जैसे कोई धातु है, धातु की ऑक्सीजन से आप क्रिया कराएंगे, क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। ठीक है, तो ऐसे ही जो है धातुओं की वायु से क्रिया कराने पर क्या होगा, धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है, पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है, कॉपर क्या है, ये सॉलिड है। जो S लिखा है, इसका मतलब सॉलिड। ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है, ऑक्सीजन के बीच में G लिखा है, तो G का मीन्स क्या है, G का मतलब गैस। ठीक है, तो धातु इसमें कॉपर की जो है ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होगी, तो ये क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। उसके बाद है, अब इनके अलावा कुछ क्षार की क्रिया अगर होगी, कुछ क्षार हैं उनकी अगर क्रिया हो रही है, तो ये क्या बनाएंगे, कुछ क्षार धातुओं की क्रिया होगी। जैसे क्षार क्या है, सोडियम ये क्षार है, पोटेशियम क्षारीय धातु है। तो इनकी सोडियम की ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, तो क्या बनेगा, सोडियम Na2O। ठीक है, ये बनेगा सोडियम ऑक्साइड और ये पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आपकी धातुओं से क्रिया हो गई। ठीक है,
इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, धातुएं किस प्रकार के नाइट्रिक अम्ल, धातुएं किस प्रकार के नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है, HNO3 ये आपके नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला है, ठीक है। तो धातुएं किस प्रकार के नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है कि धातुएं जो होंगी वो किस प्रकार के नाइट्रिक अम्ल से जब क्रिया करें तो वो क्या करें, जो है हाइड्रोजन गैस को रिमूव करें, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को रिमूव करें। तो ऐसी कौन सी होगी, जैसे मैग्नीशियम धातु से जब क्रिया करेगी तो ये हाइड्रोजन गैस को क्या करेगी, रिप्लेस करेगी, मुक्त करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, जब धातुओं की क्रिया अतितनु नाइट्रिक अम्ल मतलब ये नाइट्रिक अम्ल से होती है तो हाइड्रोजन गैस H2O निर्मित होती है, ठीक है। क्या होगी, जब इसकी क्रिया क्या होगी, आपकी किसी धातु की क्रिया, कोई तनु धातु है, कोई धातु की क्रिया अगर हो रही है नाइट्रिक अम्ल से, तो वो क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस, जब धातुओं की क्रिया अतितनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होगी ना, तो ये क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस को निर्मित करेगी। जैसे मैग्नीशियम अतितनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाती है, ठीक है। ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, और फिर हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, मुक्त करेगी, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस को क्या करेगी, मुक्त करेगी, ये हाइड्रोजन गैस को क्या करेगी, मुक्त करेगी, ठीक है। ये मैग्नीशियम से क्रिया करेगी नाइट्रिक अम्ल से के साथ, तो क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेगी और मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका क्या है, आपका बायोलॉजी में आया हुआ प्रश्न है, और ये जो है आपका प्रश्न जो है क्या है, 2011 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। 2011 में आपकी यूपी बोर्ड में ये प्रश्न आया हुआ है। क्या है, क्रमांकुंचन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, क्रमांकुंचन गति से आप क्या समझते हैं, आहार नाल में होने वाली क्रमांकुंचन गति का क्या लाभ है, ठीक है। आपको बताना, जो आहार नाल है, आहार नाल में क्रमांकुंचन गति का क्या लाभ है, होने से क्या लाभ होता है, ठीक है, क्रमांकुंचन गति के होने से। तो ये क्या है, क्रमांकुंचन गति स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में एक प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में होती है, ठीक है। ये क्या होती है, एक प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में होती है, ठीक है। क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में होती है, कौन सी, क्या चीज़, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में एक प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में होती है। यह पाचन क्रिया की महत्वपूर्ण क्रिया है, जो भोजन को पाचन नलिका में सुगमता से चलने हेतु आवश्यक होती है, ठीक है। ये क्या होती है, अब ये जो है आपकी आहार नाल कौन सी है भाई, क्या कह रहे हैं, ग्रास नली आपकी क्या है, कहाँ है, उसको हम आप लोगों को दिखाते हैं, ग्रास नली क्या है, ठीक है। एस्टोफेगस, ये आपकी ग्रास नल है, कौन सी है, ये आपकी जो है
में कौन सा कलर चलेगा ये? हाँ, ये आपकी जो क्या है, ये ग्रास नाल है। ठीक है, ये आपकी ग्रास नाल है। इसमें जो है सुगमता से जो है भोजन आपका जा सकता है, ये क्रमाकुंचन गति की सहायता से। ठीक है, तो क्रमाकुंचन गति की क्या उपयोगिता है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, क्रमाकुंचन गति की उपयोगिता क्या है, ये क्या करता है? क्रमाकुंचन गति श्वेत तंत्रिका तंत्र में नियंत्रण में एक प्रत्यावर्ती क्रिया के रूप में होती है। यह पाचन क्रिया की महत्वपूर्ण क्रिया होती है। ये क्या होती है? पाचन क्रिया की एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्रिया होती है जो भोजन को पचाने में, भोजन को पाचन नलिका, भोजन को क्या है, पाचन नलिका में सुगमता से चलाने हेतु आवश्यक होती है। ये क्या होती है? भोजन को पाचन नलिका में सुगमता से चलाने, मतलब सुगमता मतलब आसानी से। ठीक है, ये क्या होती है? आसानी से, ताकि इसमें आसानी से जा सके। ठीक है, इस गति के कारण क्या होता है, जो है ये आसानी से जा सके। ठीक है, और इस बात को हम जब सामने होंगे, ऑनलाइन जब खुद फेस टू फेस होंगे कैमरे के साथ, तब हम आप लोगों को बताएंगे कि ये कैसे गति करता है। ठीक है, इसमें थोड़ा जो है, इसमें हम बता नहीं सकते, केवल समझा सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि उसमें कैमरे की नज़र में क्या होता है, हम उसमें जो है करके भी दिखा सकते हैं कि मतलब इस प्रकार से ये होती है। ठीक है, हाथ से बता सकते हैं कि जैसे जैसे जो है ये इस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, और हमारे लैब में भी ऐसी चीज़ें रखी हैं जिनको हम आसानी से आप लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, आवश्यक होती हैं। जैसे क्या करना है, जैसे भोजन को ग्रास नली से पेट तथा वहाँ फिर कोलन तथा अंत में से गूदा से गूदा तक ले जाने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। इस गति का निर्माण आहार नाल में उपस्थित पेशियों के कारण होता है। आहार नाल में उपस्थित क्या होती हैं? आहार नाल में पेशियाँ होती हैं, जो पेशियाँ क्या होती हैं, इस गति को करवाती हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये ग्रास नली से होते हुए, ठीक है, ये जो भोजन होता है, आप भोजन खाते हैं, वो मुंह से आपकी ग्रास नली से होते हुए ये क्या होता है, स्टमक में जाता है। स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लॉन्ग इंटेस्टाइन में, फिर लॉन्ग इंटेस्टाइन से ये होते हुए गूदा मतलब एनस से आपके बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक जो है गति जो है आपकी क्या होती है, ये जो है गति आपके बराबर जो है चलती रहती हैं। ठीक है, फिर क्या है, कौन से एंजाइम प्रोटीन पचाने में सहायक है। ठीक है, आपको बताना है कि जो है हमारे शरीर में ऐसे कौन से प्रोटीन्स हैं जो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करती हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। और ये प्रश्न जो है आपके 2010 में, 2009 में और 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो क्या है ये, आमाशय एक जठर रस में पेप्सिन, छोटी आंत के अग्नाशयी रस में टैप्सिन, काइमोटैप्सिन, कार्बो कार्बो क्यू कार्बो कार्बो कैप्सिपेस कार्बोक्सीपेप्टिडेज तथा आयंत्रीय रस में एरेपेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। ठीक है, ये आपके कुछ एंजाइम्स हैं, ये आपके कुछ प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये जिसमें एंजाइम प्रोटीन में सहायक होता है। ठीक है, जठर रस। फिर क्या होता है,
भोजन के भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ठीक है, आपके भोजन के पाचन में जो लार होता है, ये लार किस प्रकार की भूमिका निभाता है। ठीक है, ये क्या काम करता है। लार जो है आपके भोजन को पचाने में किस प्रकार से कार्य करता है लार, ये इसको आपको बताना है। ठीक है, तो लार क्या करता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, लार में क्या होता है, आपके टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यह मंड का आंशिक पाचन करता है। ठीक है, ये जो आप भोजन करते हैं उसका क्या करता है, ये आंशिक पाचन करता है, मतलब कुछ ही पाचन करता है। ठीक है, टाइलिन एंजाइम आंशिक पाचन करता है, अर्थात इस एंजाइम की उपस्थिति में मंड शर्करा में बदल जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है, जो इसमें ये लार में क्या होता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और ये क्या करता है, ये आंशिक पाचन करता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, ये एंजाइम जो है, ये टाइलिन एंजाइम आगे चल के जो है जब मंड से क्या होता है एंजाइम, अर्थात इस एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, मंड में जो है, मंड जो होता है उसमें शर्करा वो जो है शर्करा में बदल जाती है। जो मंड होता है वो शर्करा में बदल जाती है। ठीक है, ये एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, जो मंड होता है आपका, ये मंड शर्करा में बदल जाता है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वसा का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है। यह पाचन रस का नाम उस पाचन रस का नाम लिखिए जो वसा के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, क्या करना है, वसा का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो वसा का पाचन होता है वो आहार नाल के किस भाग में होता है, ये बताना है। ठीक है, इस उस पाचन रस का नाम लिखिए। ठीक है, आपको जो पाचन होता है वो उस पाचन रस का नाम लिखना है। ठीक है, पाचन रस का नाम लिखना है जो वसा के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, जो वसा है, फैट को डाइजेस्ट करने में जो काम करता है वो रस, उसको आपको बताना है कि जो है ये वसा को कौन डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ये आपके यूपी बोर्ड 2012 और 2011 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो क्या करता है, वसा का पाचन मुख्य रूप से आहार नाल की छोटी आंत में, आहार नाल की जो होती है आपकी छोटी आंत, ठीक है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, तो आपको हम दिखा दे रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सी हैं। ठीक है, कि ये जो है ये आपकी जो इसके अंदर है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये क्या है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है और ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, लिखा होगा लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये आपका जो गूदा, ये आपका एनस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनस। ठीक है, ये एनस होगा। अरे तो ये आपका क्या होगा, ये आपका गूदा होगा। ठीक है, ये आपका गूदा होगा, जिसको बोलते हैं एनस। ये एनस, यहाँ से क्या होता है, मलाशय का त्याग होता है, मल त्याग का होता है। और ये रेक्टम है। ठीक है, ये रेक्टम, ये एनस।
ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपका पित्ताशय, ठीक है। ये आपका ईसोफेगस, ये आपका माउथ, ये आपकी स्लाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। क्या है ये? स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है। ये आपका स्टमच, ठीक है। ये आपका स्टमच, और ये क्या होगा आपका? पैनक्रियाज, ठीक है। ये आपकी ग्रहणी, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता रहता है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक, जो आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, ये यहाँ से जाते हुए ये आपकी ईसोफेगस से होते हुए, ईसोफेगस से होते हुए ये आपके ईसोफेगस से होते हुए आपके स्टमच में आता है। आपके स्टमच में आता है। स्टमच में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यहाँ इससे जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो है मिल के फिर आपकी जो आपका भोजन है छोटी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट होके फिर इसमें जाता है, इसमें डाइजेस्ट होके फिर आपका क्या होता है, ये एनस से होते हुए रेक्टम से आते, रेक्टम से आकर और एनस से बाहर त्याग दिया जाता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस। एक बार फिर से आप लोगों से बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ये हमारा चैनल है, के सर। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, और आप लोगों को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।